सुंदरनगर गांव में सरोज अपने पति अमोल, सास जया और ससुर केसर के साथ रहती थी। सरोज की सास जया उससे खुश नहीं रहती थी। जया को लगता था कि सरोज शादी में दहेज नहीं लाई, जिसके कारण पूरे गांव में उसकी नाक कट गई है। जया सरोज को अक्सर इसी बात के ताने दिया करती थी। माँ जी, मैंने खाना बना दिया है, अब मैं जंगल जा रही हूँ। खाना बना दिया है तो बाकी का काम कौन करेगा? घर की सफाई करनी है, गाय को चारा डालना है, खेत पर खाना भी पहुंचाना है। अमोल और तेरे बाबूजी को खाना कौन देने जाएगा? माँ जी, गाय की सफाई मैंने कर दी है, घर की सफाई भी कर दी है। मैं खाना लेकर खेत पर जा रही हूँ, उधर से मैं जंगल चली जाऊंगी। जंगल जाने की कोई जरूरत नहीं है, खेत पर जाओ और अमोल और तेरे बाबूजी को खाना देके वापस आ जा। मेरे बदन में तेल मालिश कौन करेगा? हाँ, सारा दिन काम करते करते बदन टूट रहा है। सरोज ने अपने आप से कहा, सारा दिन काम तो मैं करती हूँ, बदन माँ जी का टूट रहा है। सरोज खाना लेकर खेत पर चली गई। वो पति और ससुर को खाना देकर घर जाने लगी। अरे बहू, तू आज जंगल नहीं जाएगी क्या? नहीं, माँ जी ने घर बुलाया है। जाने दो बाबा, वैसे भी माँ को सरोज का लड़कियों का काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है। दरअसल सरोज के पिता एक बढ़ई थे। वो लकड़ियों से बेड और फर्नीचर बनाते थे, जिसके लिए वो जंगल जाकर लकड़ियां लाया करते थे। शादी से पहले सरोज भी उनके साथ जंगल जाया करती थी और लकड़ियां लाती थी। सरोज ने अपने पिता से फर्नीचर बनाने का काम भी सीख लिया था। इस काम में उसे बड़ा आनंद आता था। जया के ताने सुन सुनकर कि दहेज में कुछ नहीं लाई, सरोज अपने ससुराल के लिए एक सोफा सेट बना रही थी, जिसके लिए वो लकड़ियां लाने जंगल जाती थी। लेकिन उस दिन जया ने उसे जंगल नहीं जाने दिया था। सरोज घर आ गई। सरोज, आ गई तू? चल, मेरे बदन में तेल मालिश कर दे। जी माँ जी, अभी करती हूँ। सरोज जया के पूरे शरीर में तेल मालिश करने लगती है। जया सरोज को अलग अलग तरीकों से परेशान करती। सरोज जब तेल मालिश करके जाने लगी, तब जया ने चुपके से तेल की शीशी गिरा दी, जिस पर सरोज का पैर पड़ गया और वो धड़ाम से जमीन पर गिर गई। देखकर नहीं चल सकती थी, हैं? काम न करना पड़े इसलिए चोट लगने का नाटक कर रही है। सरोज के पैरों में बहुत बुरी तरह से चोट लगी थी। वो किसी तरह उठी और जमीन पर बिखरे तेल को साफ किया। इधर जया मन ही मन खुश हो रही थी। अब ये कई दिनों तक जंगल नहीं जा सकेगी। चोट लगने के बाद भी सरोज को घर के सारे काम करने पड़ते थे। जया उसे 1 मिनट के लिए भी आराम से नहीं बैठने देती थी। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। अमोल और केसर रोज खेत पर काम करने जाया करते। उनके पास छोटा सा खेत था जिस पर वो फसल उगाते थे। एक दिन की बात है, गांव में खूब शोर हो रहा था। चीख पुकार मची हुई थी। लोग घबराए हुए थे। शोर सुनकर अमोल और केसर भी वहां पहुंचे। अरे भैया, क्या बात है? ये क्या हो रहा है यहाँ? अरे भैया, कल अमावस की रात थी। बकुला राक्षस को सोए हुए पूरे 100 साल हो चुके हैं भैया। लाल पहाड़ी वाला बकुला राक्षस अब जाग गया है। अब गांव में रोज किसी न किसी को उठा कर ले जाएगा। बकुला राक्षस के जागने की खबर सुनकर पूरा गांव दहशत में था। लोग सूरज डूबने से पहले ही अपने अपने घरों में घुस जाते। अमोल और केसर भी भागकर घर जाते हैं। वे जया और सरोज को सारी बात बताते हैं। हे भगवान, अब ये बकुला राक्षस का आतंक फिर से शुरू हो जाएगा। वो हर घर से किसी एक को ले जाएगा ना। हम सरोज बहू को बकुला राक्षस के हवाले कर देंगे। ये तुम क्या कह रही हो अमोल की माँ? सरोज हमारी बहू नहीं, बेटी है। माँ, तुम सरोज के लिए ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? आप लोग चिंता मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा। बकुला मेरा तो क्या, किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। लेकिन हम बकुला का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं सरोज, वो बहुत खतरनाक है। बकुला को मारने का कोई तो रास्ता होगा। बकुला राक्षस लाल पहाड़ी के पीछे रहता है। उस पहाड़ी का रास्ता बहुत खतरनाक है। उस पहाड़ी पर कई तरह के जंगली जानवर रहते हैं। बकुला राक्षस तक पहुंचने से पहले वे जानवर हमें मारकर खा जाएंगे। अच्छा, तो ये बात है। सूरज डूब चुका था और अंधेरा हो गया था। वो चारों आपस में बात कर रहे थे कि तभी बाहर से लोगों के रोने धोने की आवाजें आने लगी। लगता है बकुला का आतंक शुरू हो गया है। मैं बाहर जाकर देखता हूँ। अमोल बेटा, तू बाहर मत जा। अगर बकुला तुझे भी उठा ले गया तो? मुझे कुछ नहीं होगा माँ। इतना कहकर अमोल घर के बाहर आया। उसने देखा कि वो राक्षस एक ग्रामीण को अपनी मुट्ठी में दबाकर लाल पहाड़ी की तरफ जा रहा था। अमोल ने उसे ललकारा। बकुला राक्षस, तेरा अंत नजदीक है, तू जल्दी मारा जाएगा। बकुला राक्षस ने पीछे मुड़कर देखा और उसने अमोल की छवि अपनी आंखों में उतार ली। वो राक्षस लाल पहाड़ी के पीछे चला गया। दूसरे दिन सरोज जंगल में लकड़ियां काटने गई। वो सोच रही थी कि बकुला राक्षस से कैसे निपटे और एक पेड़ के तने को काट रही थी। तभी उस पेड़ से आवाज आई। सरोज, मैं जानता हूँ कि तुम इस वक्त क्या सोच रही हो। कौन है यहाँ? मैं बोल रहा हूँ। मैं जादुई पेड़ हूँ।
क्या तुम सच में जादुई पेड़ हो? हाँ, तुम मेरे तने से जो भी फर्नीचर बनाओगी वो उड़ सकता है। उस पर बैठकर तुम कहीं भी जा सकोगी। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम बकुला राक्षस को मारने का उपाय ढूंढ रही हो। तुम मेरे तने से एक कुर्सी बनाओ। वो कुर्सी जादुई होगी। वो कुर्सी हवा में उड़ सकेगी। उस कुर्सी पर बैठकर तुम लाल पहाड़ी के पीछे जा सकती हो और फिर बकुला राक्षस को खत्म कर सकती हो। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जादुई पेड़। सरोज ने जल्दी से उस पेड़ से लकड़ियां काटी और उन लकड़ियों को लेकर घर आ गई। घर आते आते शाम हो गई थी, अंधेरा हो चुका था। सरोज जब घर पहुंची तो घर में मातम छाया हुआ था। घर के दरवाजे पर सभी ग्रामीणों की भीड़ लगी हुई थी। उसके सास और ससुर रो रहे थे। किसी ने सरोज को देखते ही कहा, आ गई अभागी, इसके पति को बकुला राक्षस उठा कर ले गया, अब तक उसे मार डाला होगा। सभी ग्रामीण औरतों ने सरोज के माथे के सिंदूर को मिटा दिया और उसकी चूड़ियां तोड़ने लगी। रुक जाओ, मेरे पति मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। उन्होंने 7 जन्मों तक मेरा साथ निभाने का वादा किया था। मैं उन्हें बकुला राक्षस की कैद से छुड़ा कर लाऊंगी। सरोज की बात सुनकर सभी ग्रामीणों ने ये सोचा कि पति की मौत से सदमे में आ गई है और पागल हो गई है। सरोज की सास जया उसे ताने देने लगी, करम चली, मेरे बेटे को खा गई। तू यहाँ होती तो बकुला तुझे ही ले जाता। तू यहाँ नहीं थी तो बकुला राक्षस मेरे बेटे को उठाकर ले गया। जया सरोज को पीटने लगती है। माँ जी, मुझे मत मारिए, मुझे मत मारिए माँ जी, मैं आपके बेटे को बकुला राक्षस से छुड़ा कर लाऊंगी। थोड़ी देर के बाद सारे ग्रामीण चले गए। ग्रामीणों के जाने के बाद सरोज जंगल से जो जादुई लकड़ियां लेकर आई थी उसकी कुर्सी बनाने लगी। सरोज रात भर नहीं सोई और जागकर जादुई कुर्सी बनाती रही। सुबह होने से पहले सरोज ने जादुई कुर्सी बनाकर तैयार कर ली। माँ बाबूजी, ये जादुई कुर्सी है। ये कुर्सी उड़ सकती है। मैं इस कुर्सी पर बैठकर लाल पहाड़ी के पीछे जाऊंगी। मैंने सुना है कि दिन में राक्षसों की शक्ति कम हो जाती है। मैं बकुला राक्षस को मारकर आपके बेटे को वापस लेकर आऊंगी। इतना कहकर सरोज उस जादुई कुर्सी पर बैठ गई और बोली, ए जादुई कुर्सी, मुझे लाल पहाड़ी के उस पार ले चलो। मुझे बकुला राक्षस का अंत करना है। सरोज के इतना कहते ही जादुई कुर्सी सरोज को लेकर उड़ जाती है। गांव के लोग सरोज को जादुई कुर्सी पर बैठकर उड़ता हुआ देख रहे थे। जादुई कुर्सी उड़कर लाल पहाड़ी के पीछे पहुंच जाती है। वहां जाकर सरोज ने देखा कि एक बहुत बड़ी सी गुफा थी। बकुला राक्षस जरूर इसी गुफा में रहता होगा। सरोज दबे पांव गुफा के अंदर जाने लगती है। गुफा के अंदर जाकर सरोज ने देखा कि बकुला राक्षस गहरी नींद में सो रहा था। वहीं थोड़ी दूर पर बकुला राक्षस ने सरोज के पति अमोल के साथ एक और ग्रामीण को बंधक बनाकर रखा हुआ था। सरोज, तुम आ गई। मुझे पूरा विश्वास था कि तुम जरूर आओगी। जल्दी से हमें आजाद कर दो। चिंता मत कीजिए, मैं आप दोनों को यहाँ से ले जाने आई हूँ। सरोज ने जल्दी से अपने पति और दूसरे ग्रामीण को राक्षस की कैद से आजाद करा दिया। बकुला राक्षस के जागने से पहले हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। नहीं, अगर बकुला राक्षस जिंदा रहा तो हमारे गांव से रोज किसी न किसी को उठाकर ले जाएगा। हमें इसे खत्म करना होगा। लेकिन हम इसे खत्म कैसे करेंगे? बकुला राक्षस को मैं अपने मंत्रों के प्रभाव से खत्म कर दूंगी। मुझे मेरे बाबा ने सिखाया था कि कैसे मंत्रों को बोलकर राक्षस को मारा जाता है। उसके बाद सरोज कुछ मंत्र पढ़ने लगती है। ओम भ्राम भ्रीम भ्रंत बकुला राक्षस का हो अंत। ओम भ्राम भ्रीम भ्रंत बकुला राक्षस का हो अंत। सरोज लगातार इस मंत्र को दोहराने लगती है। राक्षस गहरी नींद में था। वो नींद में ही जलकर भस्म हो जाता है। इस तरह बकुला राक्षस का अंत हो जाता है। अरे वाह सरोज, तुमने तो बकुला राक्षस का अंत कर दिया। अब आप लोग एक एक करके इस कुर्सी पर बैठकर गांव चले जाइए। सरोज और अमोल ने पहले उस ग्रामीण को जादुई उड़ने वाली कुर्सी पर बिठाकर गांव भेज दिया। वो जादुई उड़ने वाली कुर्सी ग्रामीण को गांव छोड़कर वापस आ जाती है, जिसके बाद सरोज और अमोल बारी बारी से उस जादुई उड़ने वाली कुर्सी पर बैठकर गांव आ जाते हैं। अमोल को जिंदा देखकर जया और केसर बहुत खुश होते हैं। सरोज बहू, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे परेशान करने के लिए क्या क्या नहीं किया, लेकिन तूने जादुई उड़ने वाली कुर्सी बनाकर आज मेरे बेटे को बचा लिया। माँ, सरोज ने मेरी जान बचाई है, साथ ही उसने बकुला राक्षस का अंत भी कर दिया है। सरोज बहू ने न केवल हमारे बेटे को बचाया है, बल्कि पूरे गांव वालों की जिंदगी की रक्षा की है। पूरा गांव बकुला राक्षस के अंत से मुक्त हो गया है। जया ने आगे बढ़कर सरोज को गले से लगा लिया। सरोज की जादुई उड़ने वाली कुर्सी ने सबको नई जिंदगी दी थी। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? हमारा नाम चुलबुल है। वो जो रामू काका है ना, जो इस गेस्ट हाउस की देखभाल करते हैं, वो हमरे बाबू हैं। बाबू बोले कि हम आपको चाय पिलाई दें, यही से हम आपके लिए चाय लेकर आए हैं।
उठिए बाबूजी, चाय पी लीजिए, एकदम गर्मा गर्म है। चुलबुल अपनी लंबी चोटी को हाथ में लेकर खेलने लगी और हंसने लगी। आदित्य को चुलबुल का ये चुलबुला अंदाज काफी भा जाता है। ठीक है, मैं चाय पी लूंगा, तुम जाओ। रामू काका से कह देना कि मेरे लिए नाश्ते में आलू के पराठे बना दे। हम बाबा से कह देंगे, लेकिन उनके कहने का क्या फायदा, आलू पराठा तो हमको ही बनाना है। बाबा तो अभी बाजार गए हैं आपके लिए फल लाने। ठीक है। चाय पीकर आदित्य नहा धोकर तैयार हो जाता है। तभी चुलबुल उसके लिए आलू पराठे लेकर आती है। चुलबुल के बनाए हुए आलू पराठे आदित्य को बहुत पसंद आते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही टेस्टी आलू के पराठे हैं, एकदम अलग स्वाद है। चुलबुल अपने पिता के साथ उसी गेस्ट हाउस में रहती थी और गेस्ट हाउस की देखभाल करने में रामू की मदद करती थी। नाश्ता करने के बाद आदित्य अपने काम पर चला जाता है। गांव में आदित्य की देखरेख में पुल निर्माण का काम शुरू हो गया। आदित्य मजदूरों से काम करवाता। इसी बीच चुलबुल उसे गांव के बच्चों के साथ खेलती हुई दिखाई दे जाती है। चुलबुल कभी बंदर का भेष बनाकर तो कभी दूसरे जंगली जानवरों की खाल ओढ़कर बच्चों को डराती और उनके साथ खूब मजे करती। बड़ी हंसमुख लड़की है, इसका बचपना अभी तक नहीं गया। हम शहर के लोगों को इतनी मस्ती भरी जिंदगी कहाँ नसीब होगी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। चुलबुल रोज आदित्य को चाय और नाश्ता बनाकर खिलाती और उसकी देखरेख करती। चुलबुल काफी केयरिंग नेचर की थी। वो गेस्ट हाउस के सारे काम करती, लेकिन इन सब के बीच उसका चुलबुलापन खत्म नहीं हो रहा था। धीरे धीरे काफी समय हो गया। देखते ही देखते 1 साल कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। शायद इस गेस्ट हाउस में चुलबुल नहीं होती तो मैं भी एक मशीन बन गया होता। चुलबुल खाना भी बहुत अच्छा बनाती है, क्यों ना चुलबुल से शादी करके उसे शहर ले चलूं। उसके हाथ का बना खाना मम्मी पापा खाएंगे तो बहुत खुश होंगे। आदित्य ने अपने मन की बात रामू को बताई। साहब, आप ठहरे शहर के बाबू और मेरी बेटी गांव की साधारण सी लड़की। हम लोग बहुत गरीब हैं, कुछ दान दहेज भी नहीं दे पाएंगे। क्या आपके घर वाले इस रिश्ते के लिए मान जाएंगे? अरे रामू काका, आप इन सब की चिंता मत कीजिए, आप बस चुलबुल और मेरी शादी करा दीजिए। आदित्य के कहने पर रामू ने खुशी खुशी चुलबुल की शादी उसके साथ करा दी। आदित्य से शादी करके चुलबुल भी बहुत खुश थी। वो हंसते हुए बोली, अब हम लोग शहर कब जाएंगे? बहुत जल्दी जाएंगे, बस अगले महीने पुल निर्माण का काम पूरा हो जाएगा, फिर हम लोग शहर चले जाएंगे। ऐसा ही हुआ। अगले महीने पुल बनकर तैयार हो गया और आदित्य चुलबुल को अपने साथ लेकर शहर जाने लगा। रास्ते में, अरे चुलबुल, तुम्हारा सामान तो बहुत ज्यादा है, इतने बड़े बक्से में क्या रखा है? इतना सारा सामान लेकर शहर जाने की क्या जरूरत थी? मैं वहाँ तुम्हें सारी नई चीजें दिला देता। लेकिन हमको जो चाहिए वो शहर में नहीं मिला तो खेलने का सारा मजा ही किरकिरा हो जाएगा। चुलबुल, तुम वहाँ खेलने नहीं जा रही हो, वहाँ तुम्हारा ससुराल है, वहाँ तुम्हारे सास ससुर होंगे और एक छोटी ननद होगी। तो ठीक है ना, हम अपनी छोटी ननद के साथ खेल लेंगे। आदित्य हंसते हुए बोला। जैसी तुम्हारी मर्जी। आदित्य चुलबुल को लेकर शहर आ गया। घर आकर जब उसने डोरबेल बजाई तो हेमा ने दरवाजा खोला और गले लगाकर आदित्य का स्वागत किया। वेलकम माय सन। आदित्य बेटा, तुम्हारे साथ ये गंवार लड़की कौन है? माँ, ये चुलबुल है, आपकी बहू। क्या, मेरी बहू? तुझे शादी करने के लिए गांव की गंवारी मिली थी? शहर में लड़कियों का अकाल पड़ गया था क्या? हाँ भैया, माँ ने तो आपके लिए कितनी सारी मॉडर्न लड़कियों की तस्वीरें छांट रखी हैं कि जब आप आओगे तो आपकी शादी उनमें से किसी एक से करवा देंगे और आप इस गंवार को उठा लाए। ए ननद रानी, ज्यादा हमको गंवार गंवार ना कहो। आपके भैया को हमरे हाथ का खाना बहुत पसंद है, इसीलिए तो इन्होंने हमसे शादी की है। और आप भी परेशान मत हो, हम और आप सहेली की तरह एक दूसरे के साथ खूब खेलेंगे। मुझे आपके साथ नहीं खेलना। अरे तुम लोग दरवाजे पर ही सारी बातें कर लोगे या इन दोनों को अंदर भी आने दोगे? अब आदित्य ने शादी कर ही ली है तो हमें उसे स्वीकार करना ही होगा। आओ आओ बहू, तुम दोनों अंदर आओ। आदित्य और चुलबुल घर के अंदर आ जाते हैं और अपने कमरे में जाने लगते हैं। चुलबुल का बड़ा सा बक्सा देखकर स्वीटी ने कहा, माँ, आपने देखा आपकी गंवार बहू का टिन का बक्सा कितना बड़ा है, जैसे इस बक्से में पूरा गांव उठा लाई हो। हाँ, ना जाने आदित्य को इस गंवार में क्या दिख गया, हमारी तो किस्मत ही फूट गई। इधर पड़ोसियों में खबर फैल गई कि हेमा का बेटा आदित्य शादी करके गांव की बहू लाया है। पड़ोस की औरतें हेमा के घर आईं। अरे हेमा, हमने सुना है कि आदित्य गांव से बहू लाया है, जरा हमें भी तो दिखाओ, हमने गांव की गंवार कभी नहीं देखी। हाँ, हम भी गांव की गंवार बहू देखना चाहते हैं। सबको दिखाऊंगी गांव की गंवार बहू, लेकिन अभी नहीं। हमारे घर में आज शाम को पार्टी है, पार्टी में तुम सब जरूर आना। उसी समय बहू से मिलवा दूंगी, तुम सब अपने अपने परिवार समेत आना। ठीक है, हम चलते हैं, शाम को आएंगे। इधर हेमा और स्वीटी मिलकर शाम की पार्टी की तैयारी करने लगे। जब तैयारी पूरी हो गई, स्वीटी, शाम के 6 बज गए हैं, सारे गेस्ट आते ही होंगे, जा जाके अपनी गंवार बहू को तैयार करके ले आ। स्वीटी चुलबुल को तैयार करने के लिए उसके कमरे में जाती है, लेकिन चुलबुल तो कमरे में थी ही नहीं।
पूरे घर में चुलबुल को खोजा जाने लगा, लेकिन चुलबुल कहीं नहीं मिली। मेहमान आने लगे हैं, न जाने बहू कहाँ रह गई। तुम सब मिलकर उसे ढूंढो। तभी मेहमान हेमा से चुलबुल के बारे में पूछने लगे। हेमा, कहाँ है तेरी गंवार बहू? उसे बुला जल्दी, हम उसे देखने आए हैं। हम भी तो देखें गांव की लड़की कैसी होती है। अब हाँ, अभी बुलाती हूँ, तब तक आप लोग शरबत पीजिए। हेमा शरबत का ग्लास सुजाता के हाथ में देने ही वाली थी कि लाइट चली जाती है और पूरे हॉल में अंधेरा छा जाता है और शेर के गुर्राने की आवाज आने लगती है। शेर के गुर्राने की आवाज सुनकर सारे लोग डर के मारे चीखने लगते हैं और तभी लाइट आ जाती है। सभी मेहमानों के सामने एक शेर खड़ा था और गुर्रा रहा था। सारे मेहमान जान बचाकर भागने लगते हैं। शेर दौड़ दौड़ कर उनका पीछा करने लगता है। जब तक सारे मेहमान भाग नहीं गए तब तक शेर गुर्राता रहा। सारे मेहमानों के चले जाने के बाद चुलबुल ने शेर की खाल उतारी। चुलबुल, तुम? हाँ, हम ही है शेर। बड़ा आए थे गांव की बहू देखने। हमको गंवार कह रहे थे ना, अब देखो ये गंवार का करती है। लेकिन तुम ये शेर की खाल कहाँ से लाई? तो हम गांव से लाए थे। आप पूछत रहे ना कि बड़ा सा बक्सा में का है, यही खाल था। हम तो सोचे थे कि शेर की खाल पहनकर ननद के साथ खेलेंगे। हम उसके लिए भी एगो खाल लाए रहे, लेकिन यहाँ तो सब शहरी लोग हमरा के गंवार कहत रहे। तभी हम सोचे कि ए सबन के मजा चखाए दे। ये जो सारा सामान बिखर गया है, इसे कौन ठीक करेगा? ई तो हम 2 मिनट में ठीक कर देब सासू माँ, चिंता नहीं करो। चुलबुल जल्दी जल्दी सारा सामान समेटने लगती है और मिनटों में सारे हॉल को व्यवस्थित कर देती है। इसी तरह दिन बीत रहे थे। चुलबुल की मस्ती शहर में भी जारी थी। एक दिन वो शेर बनकर कभी बालकनी में तो कभी लिफ्ट लॉबी में घूम रही थी। उसे देखकर पड़ोस में रहने वाले सभी पड़ोसी डर के मारे सोसाइटी छोड़कर भाग गए और सोसाइटी के गार्ड से शिकायत की कि सोसाइटी में शेर आ गया है, उसे पकड़कर चिड़ियाघर में छुड़वाया जाए। सोसाइटी के सिक्योरिटी ऑफिसर ने शहर के चिड़ियाघर में इस बात की खबर दी। थोड़ी ही देर में चिड़ियाघर के कुछ अधिकारी शेर को पकड़ने हेमा के घर आ गए। जी कहिए, आप लोग कौन है? हम लोग चिड़ियाघर से आए हैं। हमें खबर मिली है कि आपके घर में एक शेर है। हम उसे पकड़ने आए हैं। हे भगवान, अब यही होना बाकी रह गया था। कौन है माँ? चिड़ियाघर के अधिकारी आए हैं शेर को ले जाने। चुलबुल को चिड़ियाघर भेज दे, वैसे भी उसकी जगह वहीं है। हम तो उससे परेशान हो गए हैं। तभी चुलबुल भी वहां आ गई और अपने साथ शेर का नकली खाल भी लेकर आई। उसने चिड़ियाघर के अधिकारियों से कहा, देखिए साहब, हम ही हैं वो शेर। जी? शहर के लोग हमका गवार गवार बोल रहे थे, यही से हम ही शेर की नकली खाल पहनकर शेर बनकर सबको डरा रहे थे। ओह, लेकिन आगे से ऐसा मत कीजिएगा, नहीं तो डर के मारे किसी की जान भी जा सकती है। आप भी सबको बोल दीजिए कि हमको गवार ना बोले। चिड़ियाघर से आया अधिकारी हेमा के पड़ोसियों से रिक्वेस्ट करता है कि चुलबुल को कोई गंवार न कहे। सभी लोग चुलबुल से माफी मांगते हैं और उसे दिल से अपना लेते हैं। आदित्य के घर वालों ने धीरे धीरे चुलबुल को शहर के तौर तरीके सिखाकर उसे मॉडर्न बना दिया।